आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजिंग, राइट। लेजर गेन करने के लिए, लेजर को ओपन करने के लिए हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या होना चाहिए। इससे रिलेटेड कई सारे बेसिक जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। अगर उसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो जरूर आप लोग पूछें। गूगल क्लासरूम पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, इवन ये नोट्स अवेलेबल है। तो नो डाउट आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ के जो लेजर्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसमें आपको ये नहीं समझ में आना कि किस तरह से थ्रेशोल्ड कंडीशन अप्लाई हो रहा है, राइट। हाँ, बट इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे भी टर्म हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं और बहुत अच्छे से आपको इसमें समझ में आ सकता है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रहिए आप और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है लेजर का। तो हमें बेसिकली मैं यहाँ पर बॉर्डर कर दूँ इनिशियली कि हमें मालूम है पहले से कि लेजर को लेजर बेसिकली क्या है। लेजर इज अ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। किसी हम लाइट को, रेडिएशंस को एस्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू, एक फिनोमेना के थ्रू हम उस लाइट को, उस एनर्जी को एम्प्लीफाई करना चाहते हैं, राइट। तो उसमें हमने कई सारे टर्म जैसे कि बेसिक फिनोमेना पढ़े थे, स्पॉन्टेनियस इमिशन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड इमिशन, राइट। और प्रोसेस पढ़े थे, पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, केमिकल पंपिंग और एक्सरे एक्सेट्रा, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर क्या है, राइट। तो उस कंपोनेंट्स में ये हमें पता चला कि एक तो पंपिंग बहुत ही रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, एक्टिव मीडियम और क्या कहते हैं, एक्टिव मीडियम उसमें होना चाहिए, राइट। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए पंपिंग की रिक्वायरमेंट, राइट। तो आज ये हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सो कंसीडर एन ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये ऑप्टिकल रेजोनेटर जिसको हम एक्टिव मीडियम कहते हैं, राइट, जिसके इनसाइड में जो फोटॉन्स है उसके इनसाइड में ऑसिलेट होते हैं जब तक कि पार्टिकुलर एक क्राइटेरिया को, जिसको हम थ्रेशोल्ड कंडीशन यहाँ पर कहेंगे, वो ना सेटिस्फाई हो पाए, राइट। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर इसके इनसाइड में, यहाँ पर आप ऑप्टिकल रेजोनेटर के यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज द ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर में क्या है, दो मिरर हैं, पैरेलल मिरर हैं, राइट। और इनसाइड द टू पैरेलल मिरर्स देयर इज एक्टिव मीडियम, जहाँ पर हम किसी मीडियम को पेस्ट कर रखते हैं, राइट। तो इसके इनसाइड में ही लेजर एक्शन होगा, सारा फिनोमेना इसके इनसाइड में होगा। Consisting of laser material, that optical resonator that consists of laser material जो भी हम solid, liquid, gaseous को भी यूज कर रहे हैं, and that is enclosed between two reflecting plane mirrors। दो रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर्स के इनसाइड में उस लेजर मटेरियल को हमने होल्ड कर दिया, राइट। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस टॉपिक, दैट इज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर की, वो मिरर्स क्या करते हैं, किस तरह के होते हैं, राइट। तो एक उसमें 100% रिफ्लेक्टिंग होता है और एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट हम कह सकते हैं, जिसके थ्रू वो लाइट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ मोशन करने के बाद जब उसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो फिर उस M2 मिरर से वो एस्केप आउट हो जाएगा वो लाइट। So as we know that the light undergoes amplification as well as losses giving its back and forth motion in the cavity। इस कैविटी के इनसाइड में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन लाइट की होगी, साथ ही साथ उसमें लॉसेस भी हो सकता है। लॉसेस यहाँ पर एनर्जी का हम कहने का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी लॉस हो गया, एनर्जी फ्रैक्शंस की दूसरे वे में वो ट्रांसफॉर्म हो गया, राइट। आइदर वो स्कैटर्ड हो गया या फिर वो डिफ्रैक्ट हो गया या फिर उससे ट्रांसमिट हो गया कुछ फोटॉन्स इस मीडियम से, राइट। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो लॉसेस के फॉर्म में यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। बट ये आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी लॉस नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। तो इसके इनसाइड में वो सारा फिनोमेना हो रहा है, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन हो रहा है,
स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है, एस्टिमेटेड इमिशन हो रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसके इनसाइड में। दैट मीन्स कि इस मटेरियल के इनसाइड में जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे कि जब कोई रेडिएशन अगर किसी मटेरियल मीडियम से पास होगा तो क्या क्या फिनोमेना होगा, वो हम लोगों ने उसमें डिस्कस किए थे, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और एम्प्लीफिकेशन कोएफिशिएंट, राइट। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे और उसमें कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वो भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होना है, राइट। तो इस कैविटी के इनसाइड में, इसको हम कैविटी कह सकते हैं, कैविटी यानी कि स्पेस वेयर द लेजर मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स, राइट। तो इसके इस कैविटी के इनसाइड में जब वो फोटॉन्स जब इमिट हो रहे हैं स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से, तो वो फिर फोटोन ऐसा नहीं कि वो लेजर लाइट के फॉर्म में हमें मिल गया इमीडिएटली, वो इस मिरर के इनसाइड में बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहेंगे जब तक कि थ्रेशोल्ड कंडीशन सैटिस्फाई ना हो, राइट। सो द मेन कॉजेज ऑफ लॉसेज आर, हम यहाँ पर ये फॉलो कर सकते हैं कि क्या हो सकता है जो लॉसेस की जो बात कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी उसमें और भी पार्ट में यूज हो रही है, दैट इज द ट्रांसमिशन एट द आउटपुट मिरर, right? And second one is a scattering of light within active medium, a scattered हो सकता है light, and diffraction of light within the active medium, right? तो active medium के inside में scattering भी हो सकता है, diffraction भी होता है photons का, जिसके वजह से exactly जो मतलब जितने photons हमें उस stimulated emissions में मिले वो सारा के सारा हमें laser light में नहीं मिले, there is a decrease in the number of photons, right? So for oscillations to occur, it is essential that amplification must balance the losses. So the threshold condition for lasing can be determined by considering the change in intensity of beam of light which undergo a round trip within the cavity. अब इस बात को समझिए कि यहाँ पर राउंड ट्रिप की बात हो रही है कि वो फोटॉन्स यहाँ पर इंसिडेंट होकर के इस साइड मिरर M1 की तरफ को इंसिडेंट करेगा, तो यहाँ पर इधर रिफ्लेक्ट होकर के इधर रिफ्लेक्ट होगा, राइट, यहाँ पर इंसिडेंट होगा। जब वो एक पार्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो फिर पे इफेक्ट आउट हो जाएगा, यानी कि थ्रेशोल्ड कंडीशन हमें उस एग्जैक्ट ऑसिलेशन के लिए थ्रेशोल्ड कंडीशन हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, और वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीजें हम मैथमेटिकली अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात कर रखे हैं कई तरह के लॉसेस के बारे में, ट्रांसमिशन हो सकती है, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन हो सकती है, तो सारे वो हमने लॉसेस को अल्फा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द अल्फा एल इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फॉर ऑल लॉसेस। ये सारा डिटेल में आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, एंड गामा इज द गेन कोएफिशिएंट, amplify हो रहा है उसके कोएफिशिएंट को कह सकते हैं, then the beam intensity increases from I naught at M1 to IL M2 and that is related by this one, कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो लाइट की है वो I naught है, इस ऑप्टिकल रेजोनेटर की जो लेंथ है दैट इज L है, यहाँ पर डायग्राम हम एक बार चेक कर लें, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, मिरर M1 का R1 है और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मिरर M2 का R2, राइट। और इस M2 मिरर से लेजर लाइट एस्केप आउट होगा, क्योंकि ये जो M2 मिरर है दैट इज द पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट है और ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, यानी 100% रिफ्लेक्टर है, राइट। सो अल्फा एल हमने क्या कह दिया कि दैट इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फॉर ऑल लॉसेस, दैट इज ट्रांसमिशन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन एंड सो ऑन, एंड गामा रिप्रेजेंट द गेन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, जस्ट ये हमने प्रीवियस डेरिवेशन में इसको हमने पॉजिटिव के लिख रखते हैं, के लिए डेरिवेशन कर रखते हैं, तो ध्यान रखें बेसिकली दैट इज द गेन कोएफिशिएंट, इसको हम माइनस अल्फा वहां पर यूज कर रखते हैं प्रीवियस लेक्चर में, राइट। तो दैट इज द गेन कोएफिशिएंट। तो आई नॉट क्या है, मिरर M1 पे इंटेंसिटी है, एंड एल लेंथ जब वो क्रॉस किया यानी मिरर M2 पे आया तो उसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज IL, राइट। M2 मिरर पे जो उसकी इंटेंसिटी है IL, राइट, एंड दैट इज रिलेटेड बाय फॉर्मूलेशन IL इक्वल टू I नॉट e raised to power gain minus loss into L,
ये फॉर्मूला आपको याद होगा, I is equal to I naught e raised to power क्या था, that is basically minus gamma into L था, राइट। फॉर्मुलेशंस हम लोग ड्राइव कर रखे हैं, तो वहां पर हम एग्जैक्ट वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। दैट मीन्स कि हम जो गेन हुआ और जो लॉस हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई, और dx की जगह यहाँ पर जो उसका डायमेंशन था मटेरियल का उसकी जगह हमने यहाँ पर L लिख दिया, राइट। तो गेन कोफिशिएंट को गामा से रिप्रेजेंट कर दिए, राइट, और लॉसेस जो ऑल लॉसेज है दैट इज अल्फा L, and that is equation 1, right? So this being when reflected at m2, if intensity is given by intensity जब सेकंड मीटर पे पहुंच जाएगी तो कितना हो जाएगा, that is given by वो फर्स्ट वन पे था, that is IL, ये R2 जस्ट उसके साथ स्क्रिप्ट में यूज कर रखते हैं सो दैट ये m2 मीटर से रिफ्लेक्ट होगा, and that is given by RT is equal to I naught e raised to power y minus alpha L, gamma minus alpha L into L. That is the second equation. तो मिरर M1 से मिरर M2 तक जो फोटॉन्स ट्रैवल कर रहा है, जो लाइट उसमें ट्रैवल कर रहा है लाइट वेव, तो उसका राउंड ट्रिप एक टर्म होता है, राउंड ट्रिप यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, राउंड ट्रिप गेन कहते हैं, राइट, that is represented by capital G, right, and basically जो फाइनल यानी कि मिरर M2 पे उसका जो इंटेंसिटी है और जो इनिशियल मिरर M1 पे इंटेंसिटी है उसके रेशियो को हम राउंड ट्रिप बोलते हैं, right. So after a complete round trip the final intensity that is मतलब L2 L हो गया, दो बार उसने बैक एंड फोर्थ मोशन किया, तो I2L R2 R1 equal to R2 R1 I naught e raised to power gamma minus alpha L into 2L, वहाँ पर डिस्टेंस डबल होगा, ध्यान रखेंगे, this is the relation for final intensity for a complete round trip, है ना। तो सिंपली आप ऑसिलेशंस बता सकते हैं कि पार्टिकल मिरर फोटॉन से वो मिरर M1 से मिरर M2 तक जो ऑसिलेशन किया उसके लिए जो इंटेंसिटी का टर्म होगा दैट इज, therefore we can say that the amplification obtained during the round trip that is defined as the ratio of the intensity of light at the end of the round trip, that is the IF, to the intensity of the light at the start of the trip. जब हम लोगों ने स्टार्ट किए थे ये प्रोसेस तो यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट की कितनी थी, I naught थी, राइट, और जब ये फाइनल कंप्लीट हो गया था राउंड ट्रिप, जब यहाँ पर गया इंसिडेंट हुआ वापस यहाँ पर M2 पर पहुंचा तो वो IF था, राइट। तो IF अपॉन I naught दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिप गेन, राइट, दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिप गेन, G is equal to IF अपॉन I naught। सो इसको हमने थर्ड इक्वेशन मेंशन कर लिए। अब देखिए इसमें हम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करते हैं और फिर थ्रेशोल्ड कंडीशन यानी कि गामा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि किस कंडीशन पे हमें एम्प्लीफिकेशन मिलेगा, राइट। सो इफ IF लेस देन I naught, ये ध्यान रखें कि IF क्या है यहाँ पर, IF इज द यहाँ पर that is the light at the end of the round trip, यानी कि जब ट्रिप उसके कंप्लीट हुए यानी कि मिरर M1 से मिरर M2 तक वो कंप्लीट 2 टाइम्स जब ऑसिलेशन किया तब उस टाइम उसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज IF, तो वो अगर इनिशियल से कम है क्या होगा, then G less than 1, then G less than 1 and oscillation in the cavity would die। ऑसिलेशन क्या हो जाएगी, ऑसिलेशन जो हो रहा है इसका मतलब कि इंटेंसिटी डायग्राम से आप समझिए कि जब वो फोटॉन्स इसके बीच में मोशन किया, बैक एंड फोर्थ मोशन किया, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो IF था वो क्या हो गया, लेस देन I naught हो गया, है ना, लेस देन I naught हो गया, यानी कि ये इंटेंसिटी इसके इनसाइड में डिक्रीज हो गई ना, तभी क्योंकि ये तो ज्यादा है, I naught ज्यादा है एज कंपेयर टू IF, है ना। तो उस केस में जो राउंड ट्रिप गेन कोएफिशिएंट है यानी कि ये कह सकते हैं कि ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1,
एंड द ऑसिलेशन इन द कैविटी वुड डाई, है ना, यानी कि वो ऑसिलेट नहीं करेगा कैविटी में, वो जो फोटॉन्स है, जो रेडिएशंस है, उसमें नहीं कर सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ आई एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई नॉट, यानी कि इनिशियल इंटेंसिटी जो था नियर M1 पे, उससे ये जो राउंड ट्रिप जो इंटेंसिटी है लाइट का नियर M2 पे, वो अगर ज्यादा है, देन यू कैन से दैट इस राउंड ट्रिप गेन G is greater than or equal to 1 and oscillation in the cavity would increase। G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि आई एफ की वैल्यू ज्यादा है, ये से कम है, राइट, तो G की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके उसमें फिजिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि उससे क्या हमें कंक्लूजन मिलता है। तो इस राउंड ट्रिप गेन G की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। ये ध्यान रखेंगे कि जब G की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, तभी कैविटी में ऑसिलेशन इंक्रीज होगा, अदरवाइज वो ऑसिलेशन डाई हो जाएगा। डाई मतलब दैट मींस कि उसके इनसाइड में वो जो रेडिएशन क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो स्कैटर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, या फिर डिफ्रैक्शन हो रही है, यानी एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस उसमें नहीं हो रहा है। लाइट का जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो मल्टीप्लाइड नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अब G की वैल्यू हम लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू I2L अपॉन I नॉट, यानी I2L R21 अपॉन I नॉट, राइट। तो इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। I2L की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, R21 यहाँ पे एक बार चेक कर लें, यहाँ पर इक्वेशन आई थिंक सेकंड इक्वेशन था, ये इसके इक्वेशन नहीं मेंशन किए हैं, ये वैल्यू हम इसमें G वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि IF यही है फाइनल जो इंटेंसिटी है फॉर द कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए, राइट, अपॉन इनिशियल जो मिरर M1 पे था। तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, R2 R1 R2 I नॉट e raised to power this, राइट, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और I नॉट रख दिया, तो I नॉट कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास G की वैल्यू जो आ गई, that is G is equal to R1 R2 e raised to power gamma minus alpha L into 2L, right। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या है। The product R1 R2 represents the losses at the mirror M1 and M2। R1 R2 क्या है? That is the losses at the mirror M1 and M2। Basically, that is the reflection coefficient at mirror M1 and M2। So the losses are balanced by the gain when G greater than or equal to 1। ये लॉसेस को हम बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं, गेन कंडीशन से कर सकते हैं, यानी कि ऑसिलेशंस इंक्रीज तभी होगा इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द रेजोनेटर, इनसाइड द मटेरियल, एक्टिव मीडियम, ये सारे टर्म सेम ही हम कह सकते हैं। उसमें ऑसिलेशन इंक्रीज तब होगा, फोटॉन्स का मल्टीप्लिकेशन तब होगा, और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, वो हमें फिर एक M2 मीटर से स्टेप आउट हो जाएंगे, जो कि हमें लेजर लाइट के फॉर्म में, तो G की वैल्यू का एक कंडीशन G को हम कह रहे थे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी उस कैविटी के इनसाइड में, रेजोनेंट कैविटी के इनसाइड में ऑसिलेशन इंक्रीज होगी, राइट। ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, जो G की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R1 R2 इस तरह से अपॉन में आ गया, राइट। आपको इसको मैथमेटिक्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लॉग डेफिनेट ले रहे दोनों साइड में, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इस इक्वेशन को, तो ये टर्म लॉग ई बेस ई क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये टर्म जस्ट यहाँ पर लिख जाएगा, राइट। और दोनों साइड लॉग लेंगे तो, और यहाँ पर जब इसका लॉग आप लिखेंगे ऐसे, तो आगे आगे जा करके हम, तो ये हो जाएगा ना लॉग ई बेस 1 अपॉन R1 R2, तो लॉग ई अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो log e बेस 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 माइनस समथिंग बेस 1, तो इसलिए माइनस डायरेक्ट एक स्टेप लिख दिया गया है, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आप मैथमेटिक्स में सब क्लास कर रखे हैं, कैसे क्या इसको सॉल्व करते हैं, इतना कोई टफ नहीं है, राइट।
फिर भी अगर कोई डाउट हो तो जरूर इसमें पूछ सकते हैं आप लेक्चर के बाद में क्वेश्चन आवर्स में, राइट। सो इसको और भी हम सॉल्व कर लिए। बेसिकली हम यहाँ पर जो गेन कोफिशिएंट है गामा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सो दैट कि हमें इनसाइड द कैविटी ऑसिलेशन पॉसिबल हो पाए, फोटोन की मल्टीप्लिकेशन हो पाए। तो गामा माइनस अल्फा एल की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/2l, माइनस साइन था 1/2l हो गया log r1/r2। उसको आगे चल के हम r1r2 फॉर्म में लिख लेंगे, पॉजिटिव साइन रहेगा, बट यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके अब अल्फा एल को भी ट्रांसपोज कर दिए राइट हैंड साइड में, तो दैट इज गामा ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा एल माइनस 1/2l log, ये यहाँ पर देखिए ln को हम log ही कहते हैं, याद रखिएगा ln ये log ये बेस है, इसका मतलब ये log बेस 10 नहीं है, इसको बेस कहते हैं, राइट। तो ये हमने इस तरह से लिख दिए, और इसको अगर हम 1 के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर एक साइन इंट्रोड्यूस होगा, राइट, माइनस का, तो वो करके प्लस हो जाएगा, जो मैं शुरू में बोल रहा था। तो आप इनिशियली इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है। तो गामा ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा एल प्लस 1/2l log 1/r1r2, राइट। तो इसमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन कैसे आ गया, क्योंकि ये हमने अपॉन के फॉर्म में लिख लिए, राइट। तो अब इस इक्वेशन को अच्छे से समझिए कि ये क्या कहना चाहता है, थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है, यानी कि गामा क्या है। गामा को हमने कह रखा था कि गेन कोएफिशिएंट है, राइट। इसको हमने प्रीवियस डेरिवेशन में इक्वेशन इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग लेक्चर में चेक आउट कर लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फोटॉन्स पे नंबर एच न्यू पे डिपेंड करता था, एनर्जी पे डिपेंड करता था, राइट, और पॉपुलेशन इन्वर्जन पे डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे। आइंस्टीन ट्रांजिशन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, आइंस्टीन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, राइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, राइट। ये तो गेन कोएफिशिएंट का रिलेशन हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। So basically this equation represents the threshold condition for lasing, लेजर के लिए ये थ्रेशोल्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि गेन कोएफिशिएंट से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए, तभी लेजर पॉसिबल है। अदरवाइज लेजर जो लाइट की बात कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। एंड दिस इंडिकेट्स दैट फॉर प्रॉपर बिल्ड अप